Hello my dear students, today I am going to teach ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होता है एट नो लोड पे, तो उसकी आगे मैं कंटिन्यू करूँगा कि जब मैं ट्रांसफार्मर को ऑन लोड कंडीशन पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को कंसिडर करूँ तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या ड्रॉ होगा। तो चलते हम आगे देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। सबसे फर्स्ट आपने जैसे देखा था पिछले क्लास में कि नो लोड पे आपका कोर का रेजिस्टेंस जो कि हमने नो लोड पे आर नोट दिखाया था और रिएक्टेंस को हमने एक्स नोट दिखाया था, जो कि दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल में थे, जो कि फेजर डायग्राम से भी जस्टिफाई हुआ था। और आपका रिएक्टेंस में जो करंट था वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट था और कोर के रेजिस्टेंस में जो करंट था वो कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट था। और ये जो दोनों करंट थी वो आई नॉट से ही क्या हो रही थी, डिराइव्ड हो रही थी। नो लोड करंट ही आपका दो पार्ट में ब्रेक हो रहा था, कोर लॉस कंपोनेंट में एक ब्रेक हो रहा था और दूसरा आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट में ब्रेक हो रहा था। और ये आपका नो लोड पे इक्विवेलेंट सर्किट बना था और यहाँ पे हमने प्राइमरी साइड में सप्लाई दी थी। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर लेंगे। ये आपका क्या है, R1 प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और ये आपका क्या है, X1 प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस। ये जो हमारी प्राइमरी साइड में वाइंडिंग थी, इसी वाइंडिंग का हमने रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। इसी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, R1 है और रिएक्टेंस क्या है, X1 है। डेट मीन्स अब इसका ना कोई रेजिस्टेंस है ना रिएक्टेंस है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो, क्योंकि हमने इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस यहाँ पे कंसीडर कर लिया। और ये प्राइमरी साइड में हमने AC सप्लाई दिया और सप्लाई वोल्टेज को हमने यहाँ पे V1 से रिप्रेजेंट किया और V1 मोड हमारा सप्लाई वोल्टेज की RMS वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जो हमारा होगा, जैसे यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देखो तो EMF हमारा प्राइमरी साइड में इंड्यूस होगा, जिसको कि हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी साइड की। ये हमारी सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको कि हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाइंडिंग के रिएक्टेंस को हम X2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें EMF इंड्यूस होगा नो लोड कंडीशन में भी, जो कि E2 होगा। अब ये सेकेंडरी साइड का क्या है, टर्मिनल है और इस टर्मिनल पे आपका क्या होगा, लोड कनेक्ट होगा। और लोड हम ना तो प्योरली रेजिस्टिव लेंगे ना प्योरली इंडक्टिव लेंगे, क्योंकि हमारा लोड क्या होता है, RL का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको हम क्या बोल लेते हैं, ZL। और इस साइड में जो हमारा वोल्टेज होगा लोड साइड में, उसको हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, या वोल्टेज ऑन सेकेंडरी टर्मिनल साइड। अब जैसे ही आपका यहाँ पाथ कंप्लीट हुआ तो एक करंट फ्लो होगी जो कि सेकेंडरी करंट होगी I2। अभी तक नो लोड पे करंट क्या था, यहाँ पे नो लोड पे करंट I0 था और I0 पे नो लोड पे जो करंट था पूरा का पूरा कोर में चला जा रहा था। जैसे ही आपकी सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो उसका जस्ट इक्विवेलेंट करंट I2 डैश प्राइमरी साइड से भी ड्रॉ होगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि I0 इस नोड पे आपका एक तो I0 है जो कि नो लोड करंट है और दूसरा सेकेंडरी का इक्विवेलेंट करंट है, और दोनों इस नोड पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे जो करंट है I0 प्लस I2 डैश, और यही कंबाइन आपका क्या है, प्राइमरी करंट बनाएगा जो कि I1 होगा। डेट मीन्स यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी I1 होगी, जो कि समेशन है I0 प्लस I2 डैश का ऑन लोड कंडीशन। अब ट्रांसफार्मर में हमारे पास डिफरेंट आगे चल के प्रॉब्लम आएंगे, जैसे वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये काफ़ी यूजफुल होगी। और अगर इस तरीके से मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ तो एक एक पैरामीटर हमें E1, E2, I2, I1 फाइंड आउट करना होगा फॉर सॉल्विंग अ डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रांसफार्मर को कंबाइन करके हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। आइदर हम
सेकेंडरी को क्या करें, प्राइमरी साइड में रेफर कर लें या प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर कर लें। इससे क्या हुआ कि हमारा जो आगे जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटेड टू वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो टू सिंप्लीफाई द ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम वी कैन रेफर प्राइमरी ऑन अ सेकेंडरी साइड और अ सेकेंडरी ऑन अ प्राइमरी साइड। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं कि सेकेंडरी रेफर टू अ प्राइमरी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर when secondary refer to प्राइमरी साइड। तो जब आप सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर करोगे तो प्राइमरी अपने पोजीशन पे एज इट इज रहेगा। डेट मीन्स यहाँ पे प्राइमरी में कोई चेंज नहीं होगा। डेट मीन्स आपका क्या होगा, ये V1 ही रहेगा, R1 और X1 भी आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कोई आपका चेंज नहीं होगा। R0 और X0 में भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका प्राइमरी साइड में कोई चेंज नहीं होगा। ये I1 रहेगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, E1 रहेगा, प्राइमरी साइड इंड्यूस वोल्टेज। तो अगर प्राइमरी साइड को देखो तो प्राइमरी साइड में आपका कोई कुछ भी चेंज नहीं है। ये आपका IC, ये आपका IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, ये आपका नो लोड करंट, IC आपका कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। अब आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हो। तो जब सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर करोगे तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस अब R2 ना होकर क्या हो जाएगा, R2 डैश होगा, क्योंकि ये आपका किसी फैक्टर से चेंज होगा और वो फैक्टर क्या होगा, ट्रांस रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जो कि मैं बताऊंगा कि आप दोनों में से किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, आपका रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका यहाँ पे क्या होगा, E2 है तो E2 डैश हो जाएगा, ये भी चेंज होगा आपका। मीन्स कि जो भी आपका सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में आएगा पैरामीटर, वो पैरामीटर आपका चेंज होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, V2 क्या हो जाएगा, V2 डैश हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ZL डैश, और I2 आपका क्या होगा, I2 डैश। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो I2 था I2 डैश के ही बराबर था आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला था कि जब सेकेंडरी में लोड करंट फ्लो होगी तो इसके जस्ट इक्विवेलेंट आपका I2 डैश करंट फ्लो होगा, जो कि इसके इक्वल अमाउंट का होगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपका I2 क्या है, I2 डैश ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, स्टार्टिंग की क्लास में जब मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बताया था, तो E1/E2 इक्वल टू V1/V2 आपका डिराइव हो के आया था, और V1/V2 इक्वल टू I2/I1 आया था, जो कि किसके बराबर था, K के बराबर था। और ये K क्या था हमारा यहाँ पे, कि हमने जो लिया था यहाँ पे कि आपका क्या था, ट्रांस रेशियो था। ठीक है, दूसरा ट्रांस रेशियो से यहाँ पर डिराइव हुआ था कि हमने बोला था कि 1/K को हम क्या लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेते हैं। K क्या है, ट्रांस रेशियो है, और 1/K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। डेट मीन्स अगर आप N1/N2 की बात करो, N1/N2 इक्वल टू क्या है, ट्रांस रेशियो। तो अगर N2/N1 क्या लोगे, K लेते हो, N2/N1 क्या हो जाएगा, यहां पे मैं भूल गया था, N1/N2 इक्वल टू K लेते हो, जो कि K क्या है आपका, N1/N2 के टर्म्स में, N1/N2 के टर्म्स में क्या आपका क्या होता है, ट्रांस रेशियो होता है, और 1/K क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लोगे
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लोगे तो 1/k लोगे, तो 1/k को आप क्या लिखोगे, N1/N2। 1/k को क्या लिखोगे, N1/N2। और जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, N2/N1 इक्वल टू k अगर लिखते हो तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो सिंपली ये समझना कि N1/N2 क्या है, ट्रांस रेशियो है, और N2/N1 आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। और जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ तो इसके लिए जो भी पैरामीटर मैं डिराइव करूंगा, R2 डैश, X2 डैश, E2 डैश, I2 डैश, V2 डैश, ZL डैश एंड सो ऑन, वो मैं सारे के सारे डेरिवेशन किस पे करूंगा, ट्रांस रेशियो को कंसिडर करते हुए। कि कई सारे बुक्स में N2/N1 के लेके सॉल्व किया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे, और कुछ बुक्स में आपका N1/N2 इक्वल टू के ट्रांस रेशियो लेके सॉल्व किया, जो कि दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप R2 डैश की वैल्यू k² इंटू R2 लिखो, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या लो, आप ट्रांस रेशियो लो, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या लिखोगे, N1/N2 लिखोगे। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे करोगे तो R2 डैश इक्वल टू क्या लिखोगे, R2/k² लिखोगे, और यहाँ पे k की वैल्यू क्या लोगे, अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेते हो तो N2/N1 लिखोगे। तो दोनों तरीके से आपका क्या आ रहा है, ये फाइनल R2 डैश की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या लोगे, ट्रांस रेशियो लोगे, यहाँ पे आप क्या लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लोगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप ट्रांस रेशियो ले रहे हो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ले रहे हो। ट्रांस रेशियो यहाँ पे ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई में, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा तो डिवाइड में। तो पूरे प्रॉब्लम में मैं क्या करूँगा, ट्रांस रेशियो लेके चलूँगा। तो ट्रांस रेशियो में जहाँ जहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर लेता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे डिवाइड करूँगा तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेता हूँ तो वहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो फाइनल आंसर में कोई आपका डिफरेंस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ये डिराइव होगा, जो भी आपका सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में जो भी पैरामीटर्स आपके ट्रांसफ़र हुए हैं तो डिराइव कैसे होंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो सेकेंडरी साइड में पावर लॉस होगा वो क्या होगा, I2² इंटू R, यही पावर होता है ना, I² इंटू R। तो सेकेंडरी साइड में जो आपका कॉपर लॉस होगा I2² इंटू R2, और ये किसके बराबर होगा, I2 क्या है, I2 डैश ही तो है, I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश, ऐसे लिख सकते हैं I2² इंटू R2, और यही रेफर होके I2 डैश हो गया है और प्राइमरी साइड में, और R2 रेफर होके R2 डैश हो गया है। तो अगर मैं R2 डैश लिखूं तो R2 डैश इस तरीके से लिख सकता हूं, I2 डैश का होल का स्क्वायर इंटू R2, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब देखोगे यहां पे कि MMF की अगर मैं बात करूं तो क्या होता था, I2 इंटू N2 इक्वल टू I2 इंटू N1, ऐसे लिखता था प्राइमरी साइड का MMF। सॉरी, I2 डैश N1, I2 डैश N1, प्राइमरी साइड का MMF इक्वल टू सेकेंडरी साइड का MMF। प्राइमरी साइड में आपकी करंट कितनी हो गई, I2 ट्रांसफॉर्म हो गए, I2 डैश हो गई, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं प्राइमरी साइड में, N1 है, तो I2 डैश इंटू N1 प्राइमरी साइड का MMF इक्वल टू सेकेंडरी साइड का MMF आपका होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे I2 डिवाइडेड बाई I2 डैश, I2 डिवाइडेड बाई I2 डैश क्या हो जाएगा, N1/N2, और ये किसके बराबर होगा, अगर टर्न्स रेशियो में बात करूँ तो मैंने बोला था कि पूरा का पूरा जो मैं डेरिवेशन करूँगा टर्न्स रेशियो का एज्यूम करके करूँगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो, I2/I2 डैश, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, R2 डैश की वैल्यू, I2/I2 डैश की वैल्यू क्या हो गई, K, जो कि टर्न्स रेशियो है, K² इंटू R2, तो R2 डैश की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। सिमिलरली X2 डैश भी क्या हो जाएगा,
रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो रिएक्टेंस की यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट अगर आपकी ओम होती है तो रिएक्टेंस की भी यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है ना। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। R2 डैश क्या था, R2 ही था, लेकिन क्या कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। H2 डैश क्या है, H2 ही है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर रेजिस्टेंस यूनिट ओम है, रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम है, तो ये सेम स्केल से चेंज होगा। तो जेडल डैश भी क्या है, जेडल ही है ना, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद कौन से फैक्टर से, टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अब एक चीज आपने और ध्यान दिया होगा यहाँ पे, यहां से अगर मैं I2 डैश की बात करूं तो I2 डैश क्या हो जाएगा, I2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1। देखो यहाँ पे I2 डैश क्या हो जाएगा, I2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1, तो डिवाइडेड बाई N1। तो मैं अगर I2 डैश यहाँ पे लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, I2 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2। तो I2 डैश क्या हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, ट्रांस रेशियो के टर्म्स में आपको लिखना है। मैंने बोला था आप जो भी पैरामीटर लिखोगे वो ट्रांस रेशियो के टर्म्स में लिखोगे। तो I2 बाई के। और आपको ये पता है कि जो करंट का रेशियो था प्राइमरी डिवाइडेड बाई सेकेंडरी साइड, वो वोल्टेज के जस्ट अपोजिट था। तो आपका V2 डैश क्या हो जाएगा, V2 डैश V2 ही होगा, लेकिन कौन से फैक्टर से चेंज होगा, के फैक्टर से, कि वोल्टेज रेशियो और करंट रेशियो जस्ट एक दूसरे का इनवर्स आया था के टर्म्स में। देखो यहाँ पे V1 बाई V2 के था और I2 बाई I1 के था। तो अगर I2 डैश इक्वल टू I2 बाई के आया, I2 डैश इक्वल टू I2 बाई के आया, तो V2 डैश क्या आएगा, के इंटू V2 आएगा। जस्ट यहाँ पे सिंपल है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपने I2 डैश की भी वैल्यू निकाल ली आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, R2 डैश की भी, X2 डैश की भी, ZL डैश की भी, V2 डैश की भी। तो E2 डैश की भी सिमिलरली इसी तरीके से निकाल सकते हो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो E2 डैश आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज का यूनिट अगर वोल्ट होता है तो EMF की भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्क होगा, E2 डैश क्या होगा, E2 ही होगा, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब ध्यान देने की बात है, यहां पे जो R2 डैश और H2 डैश है, ये क्या है, सेकेंडरी साइड का क्या है, इंपिडेंस है। Z2 डैश है, R2 डैश और H2 डैश वो क्या है, सेकेंडरी साइड का इंपिडेंस है आफ्टर रेफर। तो Z2 डैश क्या लिखोगे, तो Z2 डैश की अगर मैं बात करूं, R2 डैश प्लस J X2 डैश, और ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो, R2 डैश का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर का समेशन और इस पूरे का अंडर रूट। इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस का समेशन होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरीके से, R प्लस JX। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ होने के बाद डिफरेंट पैरामीटर के लिए हमारे फार्मूले डिराइव हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो I0 की वैल्यू है काफ़ी ही कम है, स्मॉल वैल्यू होती है। तो इसको हम चाहे तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, या कुछ इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप तो इधर लेके चले आओ, इस साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
E1 इक्वल टू E2 डैश, इस तरीके से हो जाएगा। ये R0 होगा, ये X0 होगा। यहाँ पे करंट क्या है, I0 है। यहाँ पे करंट कौन सी फ्लो हो रही थी, I2 डैश। तो I0 और I2 डैश मिलकर क्या हो रहा था, I1 हो रहा था। तो अगर आप सर्किट को इस तरीके से भी ड्रॉ कर लो तो दोनों सर्किट में आप देखोगे कोई डिफरेंस नहीं है। R1 X1, R2 क्या हो जा रहा था, R2 डैश हो रहा था। X1 क्या और X2 क्या हो रहा था, X2 डैश हो रहा था। तो इस अगर पूरे सर्किट को मैं कंबाइन कर लूँ या इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा व्हेन सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। तो प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हुआ। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा व्हेन सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। तो प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस क्या हो जाएगा। और इस पूरे को मैं अगर कंबाइन लिखूं, इस पूरे को कंबाइन लिखूं तो टोटल इंपीडेंस हो जाएगा व्हेन सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। तो टोटल इंपीडेंस ऑफ अ प्राइमरी साइड, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि अगर आप इस सर्किट से कंपेयर करो, इस वाले सर्किट से कंपेयर करो तो इसको इधर लिख लो और इसको इधर ड्रॉ कर लो। तो हमने वही काम किया है। तो नेट आपके सर्किट में देखोगे कोई फर्क नहीं आएगा। और R1 प्लस R2 डैश ही आपका प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जब आप सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हो। इसी तरीके से X1 प्लस X2 डैश ही आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हो। और ये पूरा कंबाइन क्या बना रहा है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस बना रहा है जब आप सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हो। दैट मीन्स प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्राइमरी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस और प्राइमरी आपका टोटल इंपीडेंस। तो अगर R1 इक्विवेलेंट की बात करूं, R1 इक्विवेलेंट क्या था, R1 तो था ही और इसमें क्या ऐड हो गया, R2 डैश ऐड हो गया। R1 तो है ही और R2 डैश क्या है, R2 डैश तो R2 ही था और के स्क्वायर फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया था। सिमिलरली X1 इक्विवेलेंट क्या था, X1 प्लस X2 डैश था। X1 तो X1 ही होगा और X2 डैश क्या होगा, X2 होगा, लेकिन क्या के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फाइनल जो हमारा डेरिवेशन आया इस तरीके से आया। सिमिलरली Z1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इक्विवेलेंट प्लस J X1 इक्विवेलेंट, और इसको हम क्या कर लेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, R1 इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस X1 इक्विवेलेंट का स्क्वायर। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं R1 इक्विवेलेंट, X1 इक्विवेलेंट एंड Z1 इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हमने जो K लिया है, K क्या लिया है, यहाँ पे हमने N1/N2 लिया है। मेरा जो अप्रोच है यही है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, किसी एक कंसेप्ट को फॉलो करके चलो। तो आप क्या लोगे, K इक्वल टू N1/N2 अगर इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो। अगर आप N2/N1 ले रहे हो तो यहाँ पे K स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे K स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी V2 डैश था, तो V2 डैश के लिए आप क्या करोगे, V2 डैश आपका क्या था, V2 ही था और K से मल्टीप्लाई हो जा रहा था। यहाँ पे I2 डैश है तो I2 डैश आपका क्या था, I2 ही था और K से डिवाइड हो जा रहा था। तो मैंने क्या बोला कि आप जो K लोगे N1/N2 लोगे और इसी तरीके से आगे के लिए आप सॉल्व करोगे कि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। तो किसी एक मेथड को फॉलो करके चलो। इस फार्मूले के लिए, इस पूरे फार्मूले के लिए आप K N1/N2 लोगे। अगर आप N2/N1 ले रहे हो K की वैल्यू तो यहाँ पे K स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे K स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे K से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं कि अब प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर करोगे तो क्या होगा, तब आपकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगी। तो ये भी कर लेते हैं, जब आपका प्राइमरी सेकेंडरी साइड में रेफर होगा तो क्या होगा। तो हम बात करते हैं जब हम प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे तो क्या होगा। तो सेकेंडरी साइड आपका क्या होगा, एज इट इज रहेगा। सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस क्या होगा, R2, और रिएक्टेंस क्या होगा,
X2। इम्पीडेंस क्या होगा लोड का ZL। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या होगा V2। सेकेंडरी साइड में आपका करंट लोड करंट ही आपका क्या होगा I2 या सेकेंडरी करंट बोल लो। अब प्राइमरी को आप रेफर कर रहे हो सेकेंडरी साइड में, तो प्राइमरी के जो भी पैरामीटर हैं वो सारे चेंज होंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा यहाँ पे आपका ये क्या होगा वाइंडिंग के क्रॉस जो आपका EMF इंड्यूस होगा E2। अब देख लेते हैं जब आपका प्राइमरी रेफर होगा सेकेंडरी साइड में, तो उसी के साथ ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ये क्या हो गया आपका R1 डैश, ये आपका क्या हो गया X1 डैश। इसको मैं यहाँ पे कंबाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेते हैं इस तरीके से। X0 R0 ये भी डैश ये भी डैश, ये सारे फैक्टर क्या होंगे ट्रांसफॉर्म होंगे। ये क्या हो जाएगा IC डैश, ये IM डैश। यहाँ पे आपका क्या होगा I0 डैश। अब देखो I0 डैश और I2 सेकेंडरी करंट और नो लोड करंट ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे प्राइमरी करंट। और प्राइमरी करंट जो होगा यहाँ पे I1 डैश हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 डैश जो कि E2 के बराबर होगा, क्योंकि प्राइमरी का जो ये साइड है ये प्राइमरी साइड है, ये पूरा प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड में रेफर हो गया। तो V1 डैश किसके बराबर होगा E2 के बराबर होगा। तो V1 डैश किसके बराबर हो गया E2 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हुआ व्हेन प्राइमरी रेफर्ड टू सेकेंडरी। अब सेम जैसे आपने सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर किया था और एक एक पैरामीटर आपने निकाला था, सेम उसी तरीके से जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर किए हो तो एक एक पैरामीटर फाइंड आउट करोगे। और यहाँ पे इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जब आपने सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर किया था जो जो फार्मूला आया था K² से मल्टीप्लाई होके वो यहाँ पे क्या हो जाएगा K² से डिवाइड हो जाएगा। जो वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था K से यहाँ K से डिवाइड हो जाएगा, और जो यहाँ पे वहाँ पे K से डिवाइड हुआ था यहाँ पे क्या हो जाएगा K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लिखोगे, इक्विवेलेंट अभी बाद में कर लेते हैं, केवल R1 की अभी बात करते हैं। जब यहाँ पे R1 डैश लिखोगे तो R1 डैश क्या होगा R1 ही तो होगा, लेकिन कुछ फैक्टर से ट्रांसफॉर्म होगा। वहाँ पे R2 डैश क्या था R2 था, और किस फैक्टर से ट्रांसफॉर्म हुआ था K² से मल्टीप्लाई होके। तो मैंने क्या बोला था कि जब सेकेंडरी प्राइमरी में जा रहा है तो जिस जिस फैक्टर को आपने वहाँ पे कंसीडर किया उसका जस्ट इनवर्स आप इस केस में लोगे। जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर कर रहे हो तो वहाँ पे आपने K² से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे K² से डिवाइड कर लोगे। सिमिलरली X1 डैश क्या था X1 डैश क्या होगा X1 ही होगा, और यहाँ पे K² से डिवाइड होगा। सेकेंडरी साइड में जो जो फैक्टर आपने कंसीडर किया था मल्टीप्लाई में वो फैक्टर यहाँ पे आप डिवाइड में कर लोगे। वहाँ पे आपका यहाँ पे V1 डैश की बात होगी। V1 डैश क्या हो जाएगा V1 ही होगा। वहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। I1 डैश की बात कर लेते हैं तो I1 डैश क्या होगा I1 ही होगा। वहाँ पे क्या था डिवाइड हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे V1/K इक्वल टू E2, V1/K इक्वल टू ही E2 होगा। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1 डैश प्लस R2 ये क्या है सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
व्हेन प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। तो मैं बात करूं सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर कर लिए तो सेकेंडरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखोगे। सिमिलरली आप प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर कर लिए तो सेकेंडरी का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस लिखोगे। सिमिलरली ये पूरा इम्पीडेंस क्या बनेगा, ये पूरा कंबाइन क्या बनेगा, इम्पीडेंस बनेगा। और ये इम्पीडेंस क्या बनेगा, सेकेंडरी का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं R2 इक्विवेलेंट की बात करूँ, R2 इक्विवेलेंट की बात करूँ तो R2 इक्विवेलेंट में R2 तो फिक्स है, ये अपने जगह से चेंज नहीं हो रहा है, इसको हमने रेफर नहीं किया। किसको रेफर किया है, R1 को रेफर किया है। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 डैश हो जाएगा। R2 को तो आप R2 ही लिखोगे और R1 डैश क्या था, R1 ही था। और किस फैक्टर से चेंज हो रहा था, के स्क्वायर फैक्टर से चेंज हो रहा था। ठीक है, तो R2 इक्विवेलेंट आपका इस तरीके से R2 प्लस R1 बाई के स्क्वायर। R जिस तरीके से चेंज हुआ तो X भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। X2 इक्विवेलेंट क्या होगा, X2 होगा। और ये X1 डैश ही तो चेंज होगा, X1 ही तो आ रहा है सेकेंडरी साइड में। तो X2 प्लस X1 क्या था, X1 डैश क्या था, X1 ही था। और के स्क्वायर फैक्टर से चेंज हो जाएगा डिवाइड में। तो X2 इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, X2 प्लस X1 बाई के स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंडरी का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, R2 इक्विवेलेंट प्लस जे X2 इक्विवेलेंट। फर्दर इसको पोलर फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे तो Z2 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R2 इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस X2 इक्विवेलेंट का स्क्वायर का होल का अंडर रूट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इक्विवेलेंट सर्किट किसी भी ट्रांसफार्मर का अगर आपको ड्रॉ करना हो व्हेन रेफर टू प्राइमरी एंड व्हेन रेफर टू सेकेंडरी, तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, व्हेन रेफर टू सेकेंडरी। जब हम व्हेन रेफर टू सेकेंडरी या सेकेंडरी रेफर्ड बोल रहे हैं तो क्लियर मतलब है कि यहाँ पे दो ही होती है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी। रेफर टू सेकेंडरी बोल रहा हूँ, डेट मीन्स प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। और रेफर टू अगर प्राइमरी बोल रहा हूँ तो सिंपल सा मीनिंग है कि सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। रेफर टू प्राइमरी मतलब किसको रेफर करोगे, प्राइमरी साइड में। ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी को, डेट मीन्स सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। और रेफर टू सेकेंडरी मतलब किसको रेफर करोगे, प्राइमरी को करोगे। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी। और जब सेकेंडरी में रेफर हो जाएगा प्राइमरी तो जो भी रेजिस्टेंस लिखोगे इक्विवेलेंट के फॉर्म में क्या लिखोगे, सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जब आपका सेकेंडरी प्राइमरी साइड में रेफर हो जाएगा तो जो भी रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, रिएक्टेंस लिखोगे वो इक्विवेलेंट के फॉर्म में क्या लिखोगे, प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इंपीडेंस। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पे कि आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे फर्स्ट हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। वन मिनट, प्रॉब्लम हमें स्टार्ट करते हैं व्हेन रेफर टू प्राइमरी एंड रेफर टू सेकेंडरी पे। फॉर एग्जांपल कोई आपका क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में आपकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 15 kVA। ट्रांसफार्मर की रेटिंग ऑब्वियस सी बात है वोल्ट एम्पियर में होती है, या तो किलो वोल्ट एम्पियर में हो या मेगा वोल्ट एम्पियर में हो। हमेशा अपरेंट पावर गिवन होती है ट्रांसफार्मर की, ना तो रियल पावर गिवन होगी ना रिएक्टिव पावर। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग S इक्वल टू 15 kVA गिवन है। वोल्टेज रेटिंग जो ट्रांसफार्मर की है 2200 डिवाइडेड बाई 110 वोल्ट। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो ये आप ऑटोमेटिक प्राइमरी मान लोगे और इसको आप क्या मान लोगे, सेकेंडरी मान लोगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो, लेकिन अगर मेंशन कर दिया है कि सप्लाई कनेक्टेड है जिस भी टर्मिनल पे, अगर सप्लाई इस पे कनेक्टेड है 110 वोल्ट की सप्लाई है तो ये प्राइमरी हो जाएगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा। अगर सप्लाई बोला है कि 2200 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है तो ये आपका प्राइमरी होगा और ये आपका क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, जस्ट वोल्टेज रेटिंग गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट वाले को प्राइमरी और सेकंड वाले को आप सेकेंडरी एज्यूम कर लोगे। तो ये ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग गिवन है, ये आपकी वोल्टेज रेटिंग गिवन है। और क्या गिवन है आपका,
R1 प्राइमरी वाइंडिंग इम्पीडेंस रेजिस्टेंस आपका 1.75 ओम है और सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या गिवन है 0.0045 ओम ये गिवन है। सिमिलरली आपका प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस या लीकेज रिएक्टेंस क्या है 2.6 ओम है और सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस कितनी है 0.0075 ओम है। ठीक है, और ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, अब क्या करना है सबसे फर्स्ट कैलकुलेट आपको जो करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेफर टू प्राइमरी, और क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेफर टू सेकेंडरी साइड में रेफर कर दे रहे हो तो क्या हो रहा है। सिमिलरली इक्विवेलेंट रिएक्टेंस व्हेन रेफर टू प्राइमरी, सिमिलरली इक्विवेलेंट रिएक्टेंस व्हेन रेफर टू सेकेंडरी। थर्ड आपका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस व्हेन रेफर टू प्राइमरी, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस व्हेन रेफर टू सेकेंडरी। फोर्थ टोटल कॉपर लॉस। तो ये सारे पैरामीटर आपको फाइंड आउट करने हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग और वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आपका गिवन है। तो हम देखते हैं हमने क्या बोला था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। अब रेफर टू प्राइमरी की जब बात हो रही है मतलब किसको रेफर करोगे प्राइमरी साइड में, सिंपल सा है कि जब सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर किया हो तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। रेफर टू सेकेंडरी किसको रेफर करोगे सेकेंडरी साइड में, ऑब्वियसली बात है प्राइमरी को। जब आपने प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो सिंपल हमें फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला सिंपल सा यूज करते जाना है और आपकी एक एक वैल्यू निकलते जाएगी। तो R1 इक्विवेलेंट सबसे पहले, R1 इक्विवेलेंट क्या है, R1 इक्विवेलेंट मतलब प्राइमरी साइड का। अब प्राइमरी साइड में आपने रेफर किसको किया सेकेंडरी को, तो R1 इक्विवेलेंट में तो R1 तो एज इट इज है, आपने क्या रेफर किया सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में रेफर किया तो R2 डैश हो गया था और ये क्या था R1 प्लस और R2 डैश क्या था K स्क्वायर इंटू R2। और K हमने क्या बोला था कि हमेशा आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस तरीके से मैंने आपको फार्मूला डिराइव किया वो हमने सारे के सारे किस पे लिए थे ट्रांस रेशियो पे लिया था और ट्रांस रेशियो पे ही आपको सॉल्व करने को बताया। आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे ले सकते हो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लेकिन जो जो फार्मूले में मैंने डेरिवेशन किए हैं के को लेके कि जहाँ जहाँ पे जिस फैक्टर से आया है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। डेट मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। के लिए मैं बोल रहा हूँ है ना। तो यहाँ पे मैंने के क्या लिया था पूरे थ्रू आउट डेरिवेशन में n1/n2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं R1 की 1 पॉइंट क्या है 75 प्लस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होगी 2200 डिवाइडेड बाई 1110। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, ये 220 से, तो के की वैल्यू हमें क्या लेनी है 20 लेनी है पूरे प्रॉब्लम में। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और R2 से मल्टीप्लाई कर देना। R2 की वैल्यू कितनी है 0.0045। तो ये सॉल्व होने के बाद आपका कितना आएगा, ये आएगा 3.55 ओम। तो यहाँ से R1 इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया 3.55। सेम इसी तरीके से X1 इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। X1 इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ अ प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कब निकालोगे, जब आप सेकेंडरी साइड में प्राइमरी साइड में जब आप सेकेंडरी को रेफर किए होगे तो प्राइमरी तो अपने पोजीशन पे फिक्स है, तो प्राइमरी अपने पोजीशन पे फिक्स है तो X1 ही होगा। सेकेंडरी को अपने प्राइमरी साइड में रेफर किया ना तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा X2 डैश हो जाएगा, जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस जैसे आपने किया है यहाँ पे X1 प्लस के स्क्वायर X2। अब देखो X1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2.6 और के की वैल्यू यहाँ पर रख लो के 20 आया था आपका और X2 की वैल्यू आपकी क्या है मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 0.0075। ठीक है, तो X1 इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस 0.0087 ओम। ये आपका
x1 इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि Z1 इक्विवेलेंट क्या होता है। Z1 इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इक्विवेलेंट प्लस J X1 इक्विवेलेंट 3.55 प्लस J 0.0087। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हुआ, चाहो तो इसको पोलर फॉर्म में कर लो, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो और आपका इन दोनों के स्क्वायर का समेशन का अंडर रूट ले लो। तो ये जो आपका फाइनली निकल के आएगा 6.6304 ओम आएगा, 6.6304 ओम आएगा। अब हम बात करते हैं R2 इक्विवेलेंट की। तो सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में रेफर कर लोगे तब तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा सेकेंडरी साइड का। तो सेकेंडरी साइड में तो सेकेंडरी अपने जगह पे है, फिक्स है। प्राइमरी को रेफर कर रहे हो ना, तो प्राइमरी आपका चेंज हो जाएगा ना, R1 आपका R1 डैश होगा ना, और R2 तो आपका R2 ही रहेगा। और R1 क्या था, R1 डैश R1 ही था, लेकिन R1 आपका रेफर हो रहा था ना, तो R1 डैश हो रहा था, तो R1 डैश तो आपका R1 ही होगा, लेकिन किसी फैक्टर से चेंज होगा। किस फैक्टर से चेंज होगा, जस्ट इसके इनवर्स। तो यहाँ पे आपका के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू क्या है आपकी 0.0045 और R1 की वैल्यू क्या है 1.75 और के की वैल्यू क्या है आपकी 20। तो 20 स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर लो। अब ये आपका फाइनली क्या आएगा R2 इक्विवेलेंट। तो R2 इक्विवेलेंट की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करना, आपको R2 इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। और R2 इक्विवेलेंट की जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेना इसी तरीके से। नेक्स्ट हम जैसे हमने प्राइमरी का आपको बताया उसी तरीके से आप सेकेंडरी कैलकुलेट कर लेना इस फार्मूले को यूज करके। X2 के लिए भी, X2 इक्विवेलेंट के लिए भी सेम यही फार्मूला यूज होगा, बस यहाँ पे X2 हो जाएगा और यहाँ पे X1 हो जाएगा और Z2 इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे इस तरीके से। थर्ड हम बात करते हैं कॉपर लॉस की, टोटल कॉपर लॉस कितना होगा। तो जो आपका कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस एट फुल लोड, वो क्या करोगे I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2, ये लिख लो। और I1 और I2 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो आपको पता है कि अपरेंट पावर क्या होता है V1 इंटू I1 और S आपका गिवन है कितना 15 के लिए मतलब 15 इंटू 10 का पावर 3। अब V1 की वैल्यू कितनी है 2200। तो यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हो। I1 की कितनी वैल्यू आएगी 6.81 एम्पियर। सिमिलरली S क्या होता है V2 इंटू I2 होता है। तो S की वैल्यू क्या है 15 इंटू 10 का पावर 3 और V2 की वैल्यू क्या है 10 इंटू I2। तो I2 यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 136.3636 एम्पियर। I1 I2 की वैल्यू यहाँ पे रख लो। R1 R2 की वैल्यू आपको पता है, कॉपर लॉस सेट आपको फुल लोड पे निकल के आ जाएगा जो कि आपका 165.027 वाट होगा। पावर लॉस निकालने का एक तरीका और है, कॉपर लॉस एट फुल लोड पे I1 स्क्वायर इंटू R2 इक्विवेलेंट। दूसरा तरीका और है, जब आप प्राइमरी साइड में रेफर किए थे तो यहाँ पे R1 इक्विवेलेंट हो जाएगा। प्राइमरी साइड में जब आप रेफर किए थे सेकेंडरी को तो प्राइमरी करंट और प्राइमरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब आप सेकेंडरी साइड में रेफर करोगे तो सेकेंडरी करंट का स्क्वायर और सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और या तो आप इस वाले फार्मूले से निकालो या इस फार्मूले से या इस फार्मूले से, हर एक तरीके से, तीनों तरीके से आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यहीं पे इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू क्लास।